हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एक घटना हुई थी दिल्ली के इंद्रलोक में। एक पुलिस अफसर ने जुमे की नमाज में नमाजियों पर लात मारी थी। उस पुलिस का नाम है मनोज कुमार तोमर, जो नमाजियों को लात मारने पर काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं इन दिनों। लोगों का कहना है इस देश में कोई पहली बार इस तरह की घटना नहीं हो रही है। जब से ये केंद्र के अंदर भाजपा और आरएसएस के गठजोड़ वाली सरकार बैठी है, तब से ये घटनाएं आए दिन इस देश के अंदर देखने को मिल रही है। इस देश की चढ़ती राजनीति नफरतों की बाजार में कहां ले जाकर खड़ी करेगी, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है किसी को भी। इस तरह राजनीति जब एक पुलिस अफसर को नफरत करने का इतना साहस दे सकती है कि नमाजी सजदे में हो और उसे लात मार कर भगा दिया जाए, एक दिन आम युवा में भी यही हिम्मत, यही नफरत देखने को मिल सकती है। गृह मंत्री अमित शाह की ये पुलिस ने न कि दिल्ली बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। अब आइए इस पर सुदर्शन न्यूज़ चैनल के सुरेश चौहान के पर नजर डालते हैं। सुरेश चौहान जी इस पर क्या कुछ कहते हैं। एक पुलिस अधिकारी को केवल इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि उसने सड़क पर नमाज पढ़ने वाले को हटाया था। हटाने का काम करने वाले पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया था, और इसलिए आज का बिंदास बोल मैं उस पुलिस वाले अधिकारी के पक्ष में कर रहा हूं क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। और आज मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि उसको मारा गया। पुलिस को मुसलमानों ने, नमाजियों ने मारा। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई मुसलमानों के ऊपर नहीं हुई, नमाजियों पर नहीं हुई। ऐसे में कोई पुलिस वाला आगे आकर इस देश में गलत प्रथा जो चल रही है उसको कैसे बंद करेगा। अब इस पर सुरेश चौहान जी कहते हैं, एक पुलिस वाले को सड़क से अतिक्रमण हटाना इतना भारी पड़ जाता है कि उनकी नौकरी चली जाती है, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। सुरेश चौहान जी अपनी इस पूरी घटना में जिक्र नहीं करते हैं कि मनोज कुमार तोमर ने किस तरह से लात मारकर नमाज पढ़ रहे नमाजियों को भगाया है। ऐसा तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता है। सड़क पर एक किनारे अगर कोई जानवर है तो उसे भी उकसाकर कोई भगाता नहीं है, सड़क पर से उसे कोई भगाता नहीं है। और नहीं तो गाड़ी अगर आते जाते हैं तो उस गाड़ी को लोग धीमा कर लेते हैं, 2 मिनट 3 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं कि वो सड़क से पार हो जाए। और ऊपर से कह रहे हैं उस पुलिसकर्मी के साथ कोई खड़ा नहीं है। ऐसे कह रहे हैं जैसे उसने सही काम किया हो। इस तरह की मानसिकता वाले लोग जब सरकार में रहेंगे तो नफरत का बाजार दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। इस तरह के उकसाने वाले लोगों से नफरत घटने की जगह बढ़ती ही रहेगी। आइए अब दूसरी वीडियो पर नजर डालते हैं, उसमें लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। दिखाते हैं कि एक पुलिसकर्मी को सड़क से अतिक्रमण हटाना इतना भारी पड़ गया कि उनकी नौकरी भी चली जाती है। वो अपनी पूरी घटना में जिक्र नहीं करते हैं कि मनोज रावत ने किस तरह से लात मारकर पूजा कर रहे या इबादत कर रहे मुस्लिमों को हटाया है। सिकंदर साहब, आप कैसे इस पूरी घटना को देखते हैं? बहुत ही शर्मनाक घटना है जी, बहुत ही निंदनीय घटना है। और ऐसी घटना पहली बार इस देश में नहीं हो रही है जब से ये केंद्र के अंदर ये भाजपा और आरएसएस के गठजोड़ वाली सरकार बैठी हुई है। ये घटनाएं आम दिन इस देश के अंदर हो रही है। सरकार लगातार सामान्य से सामान्य घटना को धर्म और जात से जोड़ करके देश के अंदर इस तरह का उन्माद फैला देती है, जिससे उसको पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त होता रहे। तो क्या लगता है, जैसे कि पिछले 2-3 सालों के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई थी कि वो मवेशी ले जा रहे थे, कि गाय ले जा रहे हैं मुसलमान काटने के लिए, उनको मार दिया जाता है। या जैसे ऊना कांड में दलितों को मरे हुए मवेशियों की खाल छीलने पर पीटा गया, उनको घुमाया गया गाड़ी से बांधकर। इस तरह की घटनाएं जब आम मीडिया के माध्यम से आती है तो देश की मीडिया के मुंह पर ताला लग जाता है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बड़ी प्रमुखता से इनको उठाती है। देखिए, सांप्रदायिकता और डेवलपमेंट जी, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति होगी वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा, और जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ सांप्रदायिकता अपने पैर नहीं पसार पाएगी। उसका कारण ये है कि डेवलपमेंट होगा तो स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, ठीक है जी, रोजगार बढ़ेगा। तो यहाँ पर लोगों को समय नहीं होता फिर बेकार की चीज़ों के अंदर अपने आप को संलिप्त करने का। इसलिए ये सरकारों पर, राजनीतिक जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस देश को किस तरीके से, किस नज़रिए से चलाना चाहते हैं। ये सरकार जो है ये
अपने पुराने और छुपे हुए एजेंडे पर काम कर रही है इस देश के अंदर, जो मनुवाद का एजेंडा है, जो गोलवलकर हेडगेवार का एजेंडा है, जो कि ये लोग पिछले 100 सालों में इसको यहाँ पर इस देश के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। उसकी बड़ी वजह यह थी कि देश का जो जनमानस था वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से इतना परिपक्व था कि उसको उन लोगों ने ऐसे लोगों को पनपने के लिए कोई स्पेस दिया ही नहीं इस देश के अंदर। लेकिन आज का दौर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ हर हाथ में मोबाइल है। इस देश की 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन 400 करोड़ मोबाइल हैं, इंटरनेट है। तो इसके माध्यम से देखो, आविष्कार, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके कुछ अपने नुकसान हैं तो फ़ायदे भी हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिस तरह केंद्र में बैठी भाजपा और आरएसएस सरकार इस्तेमाल कर रही है इस देश को जलाने में, इस देश के अंदर नफरत फैलाने में और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को इस तरह के अधिकार नहीं है। उन लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है इस देश के अंदर। अगर वो जरा सा कहीं अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास भी करते हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप ही जिस वर्ग विशेष से आप आते हैं उस वर्ग विशेष को हमेशा से टारगेट किया जाता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हों, एनडीए की सरकारें रही हैं या वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। उनका कहना है कि आप लोग शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहयोग नहीं करते हैं, आप लोग अपनी शिक्षा अलग लेकर चलते हैं मदरसों वाली, जबकि होनी चाहिए थी देश के अंदर जो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण अब तक हो जाना चाहिए था अगर आप लोग सहयोग देते तो। सरकारी स्कूलें बंद हो गई इसी वजह से। नहीं, ये तो देखिए प्रोपेगेंडा, आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। देश है, लोग है, 100 करोड़ 150 करोड़ की आबादी का देश है, इसमें आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर उस पर उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख सरकारी स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है। 1.5 लाख सरकारी स्कूल तो ये बंद कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने इनको स्कूलों से प्यार नहीं है, इनके बच्चों के भविष्य से प्यार नहीं है। ये तो स्कूल के कभी भी पक्ष में नहीं रहे, ये तो अपनी मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और मनुवादी व्यवस्था कभी भी नहीं चाहती कि देश का बहुसंख्यक समाज इस देश के अंदर शिक्षा ग्रहण करे। आप बहुसंख्यक कहते हैं, वो अल्पसंख्यक कहते हैं। नहीं, उनके कहने की क्या है, वो तो इस देश को देश भी वो नहीं अपने आप को बहुसंख्यक बोलते हैं। वो तो इस देश को देश भी नहीं मानते, वो तो राष्ट्रीय झंडे का सम्मान नहीं करते, वो तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं करते। लेकिन उनकी क्या है, लेकिन इस देश की 100 करोड़ आबादी, 150 करोड़ की आबादी के अंदर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो देश के संविधान के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, झंडे के, अपने राष्ट्रीय तिरंगे झंडे के अंदर लपट करके शमशान या कब्रिस्तान जाना चाहते हैं। इनकी ऐसी बहुजन समाज की ऐसी भावना है, मंशा हो गई है। हाँ, भावना तो है। क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल, जैसा नगीना से बहन जी 89 में यहाँ से सांसद बनी थी, उसके बाद गिरीश चंद जाटव वर्तमान में है, बीजेपी भी बीच में कई बार सीट ले गया, इस बार आज़ाद समाज पार्टी से आपके आज़ाद चंद्रशेखर रावण लड़ रहे हैं चुनाव, तो क्या उनका निकल के आ रहा है जो निकल के आ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहन मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो वो इस सूबे की 4 बार की मुख्यमंत्री रहीं और दलित मुस्लिम वोटों के गठजोड़ से, दलित मुस्लिम के वोटों के सहयोग से ही वो मुख्यमंत्री बन पाई। लेकिन पिछले 10 सालों में वही मायावती जी एक शब्द, चाहे वो ऊ ना हो, गू ना हो या दलितों पर कहीं अत्याचार हो, ट्वीट तो करती है ना। कोई ट्वीट नहीं करा उन्होंने, कोई एक आध ट्वीट करा तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन कोई ट्वीट उन्होंने नहीं करा और लगातार मुस्लिम दलितों के ऊपर इस देश में अत्याचार होते रहे। दलित और मुसलमान अपने आप को इस देश में पिछले 10 सालों में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आने वाले चुनावों के अंदर जवाब देगा मायावती। दलित और मुस्लिम इस देश में पिछले 10 सालों में अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पर अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।